Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope that you all are fine. Let's start today's lecture, which is about simple pendulum. Simple pendulum is another example of the simple harmonic motion. Previous class में हमने simple harmonic motion की different examples को discuss किया था, जिसमें एक example थी mass spring system and another example थी हमारे पास ball and bow system. आज हम simple pendulum को discuss करेंगे. Simple pendulum आप लोगों ने अपने घरों में different forms में देखा होगा. सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एक स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग की एक साइड को आपने अटैच कर देना है किसी भी वॉल या रिजिड सपोर्ट के साथ, और उसकी स्ट्रिंग की दूसरी साइड के ऊपर आपने एक मेटल का बॉब अटैच कर देना है. ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम बन गया. आपने इस पेंडुलम को हैंग कर दें किसी भी वॉल के साथ या किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ, इसे अटैच करें, उसे इसकी रेस्ट पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, तो ये अपनी मेन पोजीशन के इस अपने सेंटर पॉइंट के आगे पीछे इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. हमने प्रूव करना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, आइदर इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट. हमने प्रूव करना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. आप लोगों में से डिफरेंट बच्चों के घर में पेंडुलम क्लॉक्स भी होंगे. ठीक है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसको आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है. पेपर में ये दो तरह से आ सकता है. पहला वाला मेथड इसका ये है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, explain it with the example of the simple pendulum. A second method which is also important, that is what is simple pendulum, show that the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion. दोनों तरीकों से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या किसी भी और मेथड से आ सकता है. तो सबसे पहले इसको आपने देखना है कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. अगर आप अपनी बुक खोल लें तो बुक के पेज नंबर आई थिंक 4 के ऊपर ये लिखा हुआ है और ये पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो आपने इसे पैराग्राफ के फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं करना, आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है और प्रॉपर मेथड से इसको अटेम्प्ट करना है, और डायग्राम्स भी आपने लाजमी बनानी है. ठीक है, तो इसकी डिफरेंट हेडिंग्स हैं. जैसे सबसे पहली हेडिंग है डेफिनेशन. हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम देखेंगे, उसके बाद इसकी मोशन देखेंगे, उसके बाद लेंथ, देन मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन. ये सारे पॉइंट्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाए सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पे. सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन बुक पे नहीं लिखी हुई, तो आपने इसे इस तरह लिख लेना है. ठीक है, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी bob of mass m suspended by light inextensible string of length L fixed with a frictionless support. ठीक है, आइडियल सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक मैस m है जिसको हमने सस्पेंड करना है किसके साथ, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ. अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती है कि जिसको अगर हम फोर्स लगाएं, स्ट्रिंग को खींचे, तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है. तो आपने सिंपल पेंडुलम के लिए जो स्ट्रिंग लेनी है वो ऐसी लेनी है कि फोर्स लगाने से उसकी लेंथ चेंज ना हो. इट मीन्स वो इनएक्सटेंसिबल हो. ठीक है, और उसको किसी भी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच कर दें. ठीक है, एक स्ट्रिंग ले इनएक्सटेंसिबल, उसकी एक साइड पे आप एक मेटल का बॉब अटैच करें और दूसरी साइड को आप किसी भी सपोर्ट के साथ अटैच कर दें. ठीक है, अच्छा अब आ जाए इसके सेकंड पॉइंट पे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अटैच्ड विद वन एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम l इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ द बॉब. पेंडुलम की लेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मींस आपने एक स्ट्रिंग की एक साइड को अपने वॉल के साथ या किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच करना था. उस साइड से आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लाइक यहाँ पे ये सस्पेंड हुआ है तो यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी लेंथ लेनी है, और ये कहाँ तक जाएगी, आपने जो बॉब लिया हुआ है उसके सेंटर पॉइंट तक जाएगी. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ मेजर करें, ये आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी है, तो इसकी हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से हमने इसे सस्पेंड किया हुआ है वहां से हम अपने बॉब के सेंटर तक इसकी लेंथ मेजर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने जब मैथ स्प्रिंग सिस्टम या बॉल एंड बॉल सिस्टम को डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, जिन बच्चों ने पहले क्लास ली हुई है उन्हें पता होगा कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं. ठीक है, और जिन्हें नहीं पता देन इट्स ओके,
आप वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास मेन पोजीशन जो कि हमारे पास सेंटर पोजीशन है, एक हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, एक एंड हमारे पास अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। बुक पे जो मेन पोजीशन है उसको ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक एक्सट्रीम पोजीशन को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी ए बी सी लिख सकते हैं, ओ ए बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आज मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास वो पोजीशन जिसमें हमारे पास हमारा पेंडुलम, हमारा बॉब रेस्ट की स्टेट में है, उस पोजीशन को हम उसकी मीन पोजीशन कहते हैं। इसको हम इसकी रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब या ये हमारे पास कौन सी है, बिल्कुल हमारी सेंटर, ये जो सेंटर लाइन है ये हमारे पास मीन पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर हमारे बॉब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अपवर्ड हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम टेंशन की फोर्स, टेंशन टी की फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो। जब हमारे पास हमारा बॉब मीन पोजीशन के ऊपर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, इस वक्त इसके ऊपर नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो जीरो है। डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉब कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द अपवर्ड फोर्स ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो डाउनवर्ड हमारे पास वेट एक्ट हो रहा है वो अपवर्ड टेंशन के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। सो बॉब इज स्टेशनरी एट द मीन पोजीशन। इट मीन्स मीन पोजीशन के ऊपर हमारा बॉब क्या है, रेस्ट की स्टेट में है, मतलब वो स्टेशनरी है। अब आपने क्या करना है, अपने बॉब को फोर्स लगाएं, फोर्स थोड़ी सी फोर्स लगाकर इसे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आप लेके जाएंगे तो आपका जो बॉब है, वो स्ट्रिंग है, वो मेन पोजीशन के साथ कोई भी थीटा, कोई भी एंगल कवर करेगा। ठीक है, इफ वी ब्रिंग द बॉल एट एक्सट्रीम पोजीशन देन नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अगर हम अपने बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो उस वक्त उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर सब हेडिंग है, पहली वाली फर्स्ट वन इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेट ऑफ द पेंडुलम इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जब हम अपने बॉब को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो हमारे पास कोई एंगल थीटा कवर होगा। ठीक है, अब इसी वजह से हमारे पास जो इसका वेट है वो दो कंपोनेंट्स में डिजोल्व हो गया, एक हमारे पास एम जी कॉस थीटा और एक हमारे पास एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब हमारे पास हमारा बॉब मेन पोजीशन के ऊपर था उस वक्त जो टेंशन और जो एम जी मैस था, वेट था, उसने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था। बट जब हम अपने बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके आए तो हमारे पास जो वेट है उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। ठीक है, at extreme position third force is the tension T in the string which is acting towards the support। tension T की डायरेक्शन क्या होगी, towards the support means upward direction। mg cos theta and tension T are equal and opposite to each other so they cancel the effect of each other। टेंशन T और mg cos theta ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। टेंशन T अपवर्ड है और mg cos theta की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। Hence there is no motion of the bob along the string। It means हमारे पास बॉब की मोशन along the string नहीं होगी। along the string means हमारे पास बॉब इस तरह ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, एक ऐसी फोर्स जो हमारी बॉडी को अगेन मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल करती है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास बॉडीज क्या करती हैं, कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पर स्टे नहीं करती। ठीक है, सिंपल जो पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़ी उसमें भी हमारे पास क्या था कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्टॉप नहीं करती। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट्स थे, कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट टेंशन टी से कैंसिल हो गया था तो हमारे पास एक कंपोनेंट बाकी बच गया, वो कौन सा था, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जो एम जी साइन थीटा है यहाँ पे ये हमारे पास एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, एमसीक्यूज भी हमारे पास आता है पेपर में कि सिंपल पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कौन सी है, एम जी साइन थीटा। मैस का जो साइन कंपोनेंट है वो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी क्या करेगी, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं रुकेगी, वापस मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। एट मीन पोजीशन बॉब डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया। और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं रुकेगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, एम जी साइन थीटा, और ये किसकी तरफ मूव करेगी, अगेन दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी। और मीन पोजीशन पर आकर बॉडी नहीं रुकेगी इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। आइदर इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और आइदर इट इज द स्टेट ऑफ मोशन, and got maximum velocity and move towards the another extreme position. It means mean position पर आकर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बुक में जो दूसरी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे है उसको हम बी से मार्क किया हुआ है। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंच जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। फिर हमारे पास सेम वही केस होगा कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जाएगी तो एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट टेंशन डी के कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट हमारे पास बच गया वो कौन सा था, एम जी साइन थीटा। वो अगेन हमारे पास बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगा, और इसी तरह हमारे पास बॉडी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। हेंस हमारे पास हमारे टॉपिक का, हमारी इस साइड डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो कौन सी थी, एम जी साइन थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स ही उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर स्टे नहीं करने दे रही थी और वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवा रही थी, और वो बॉडी मीन पोजीशन पर जाकर क्यों नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से। और इस फोर्स को आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास बॉब है इसकी वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जब बॉब हमारे पास बॉब मेन पोजीशन इट मीन बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आएगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज एट इट एज इट मूव्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। जब हमारे पास हमारा बॉब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा, या तो आपके पास ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है या वो आपके पास ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन के नीचे मिनिमम वेलोसिटी। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसी वजह से आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से विच इज एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, बॉडी क्या करेगी, स्टे नहीं करेगी और एक पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। Time period of simple pendulum. The time period is the time taken by mass to complete its one cycle. टाइम पीरियड की डेफिनेशन नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहां पे भी अगेन आ जाएगी। अभी आप देखिए टाइम पीरियड हमारे पास वो टाइम है जिसमें बॉडी इट मीन्स यहाँ पे हमारा बॉब पहले रेस्ट की स्टेट में था, फिर वो रेस्ट की स्टेट में था, फिर वो एक्सट्रीम पे आया, अगेन यहाँ पे जाकर वापस यहाँ पर आया। वो टाइम जिसमें हमारे सिंपल पेंडुलम ने एक सर्कल कंप्लीट किया। ठीक है, वो सर्कल कैसे कंप्लीट होगा, मीन से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पे, फिर अनदर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करते वक्त हम सिंपल पेंडुलम ने कितना टाइम लिया उसको हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G।
नेक्स्ट आ जाए डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड। अब हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो उसमें आप टाइम पीरियड पीछे जो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की आप डेफिनेशन भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है, अलग से शॉर्ट आए तो। उसके बाद आप नेक्स्ट उसी शॉर्ट के अंदर उसकी डिपेंडेंस भी लिखेंगे, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड, the time period of simple pendulum depends upon length of the pendulum L and acceleration due to gravity G। हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो उसमें भी 2 पाई, 2 आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, पाई भी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। उसके बाद आपके पास एल और जी, ये दो आपके पास टर्म आ जाती है जिसके ऊपर हमारा जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी। उसमें हमारे पास पहली एग्जांपल थी मैस स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड एग्जांपल थी बॉल एंड बॉल सिस्टम और थर्ड एग्जांपल थी हमारे पास सिंपल पेंडुलम। हमारे पास ये तीनों एग्जांपल्स हमने कवर कर ली। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल थी मैस स्प्रिंग सिस्टम और ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा थर्ड एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ये दोनों आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? कोई बच्चा जिसके माइंड में इसका आंसर आ गया हो, जी, जिसने प्रीवियस लेक्चर्स दिए होंगे उनके माइंड में आ गया होगा कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास हमारे जो बॉल है उसका वेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटी हमारे पास वो फैक्टर है जिसकी वजह से बॉल एंड बॉल सिस्टम में बॉडी एक्सट्रीम पोजिशन पर स्टे नहीं की थी। इट मीन्स ग्रेविटी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी इन बॉल एंड बॉल सिस्टम, ठीक है। एंड हमारे पास जो अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा सिंपल पेंडुलम, उसमें आपको बच्चा बता सकता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। उसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने इसी तरह अटेम्प्ट करना है। बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये सारी हेडिंग्स बनाई इसी तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है, सारी हेडिंग्स ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। आप लोग एक रजिस्टर लें, उसके ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे। जो जो मैंने इस तरह आपको वीडियो में बताया हुआ है सेम आपने एज इट इज़ पहले हेडिंग्स बनानी है और उसके बाद आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। बुक से आप साथ साथ टैली करते जाएं कि इस हेडिंग में कौन सा पार्ट आएगा। अगर आप बुक से टैली नहीं भी करते, जो मैंने वीडियोस में सारा लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर भी आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखें जब आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।